मजदूरों को भी समझना चाहिए कि एकदम से उनकी डबल सैलरी नहीं हो सकती। रोजी रोटी बची हुई है तो यही आज की डेट में बड़ी बात है। पढ़े लिखों का तो पैकेज लाखों में है, लेकिन दूसरी तरफ जो अनस्किल्ड उसकी सैलरी की ग्रोथ उस अनुपात में नहीं थी। 50-60 हजार मजदूर जो है सड़क पे आ गए, वहाँ पे गाड़ियां फूंक दी गई थी, 1-2 फैक्ट्रियों को आग लगा दी। वहाँ के पुलिस अधिकारियों को इसकी भनक नहीं लग पाई। ये वास्तव में चिंता की बात है। वहाँ पर इस तरह की घटना होना सरकार के लिए थोड़ा दिक्कत भरा। ये कोई कल का अचानक से फूटा हुआ कुछ नहीं है। नोएडा और पूरे एनसीआर में बाहर के युवाओं की संख्या ज्यादा है। देखिए, अब तक वहाँ पे 300 से ज्यादा लोग जो है अरेस्ट हो चुके हैं। 7 एफआईआर अब तक पुलिस ने की है और कुछ टूल किट का भी इसमें इस्तेमाल हुआ। कई बड़ी कंपनियों ने अपने एक्सटेंशन ऑफिसर्स नोएडा में शिफ्ट करना शुरू कर दिए। पहले श्रमिक असंतोष को रोको, क्योंकि इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, राजनीतिक दलों का तो काम ही है सरकार की पॉलिसीज का जो है विरोध करना। जेवर एयरपोर्ट के बाद अगले 5 सालों में वहाँ की तस्वीर बिल्कुल एक डिफरेंट होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा में आपका स्वागत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे ज्वलनशील मुद्दे, जो कि नोएडा में जिस तरीके से श्रमिकों का एक आंदोलन हुआ और उसके बाद उसमें हिंसा जो भड़की और उसमें ढेर सारे अवांछित तत्वों से लेकर कई सारी ऐसी बातें हैं जो अब निकलकर परत दर परत सामने आ रही है। एक ऐसे वक्त में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं, उसी के बीच में उस आंदोलन और उस आंदोलन की आड़ में हुई गतिविधियां और उसके पीछे क्या कुछ रहा, मेरे साथ न्यूज रूम के मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी, मेरे दाहिनी ओर अभिषेक गुप्ता जी और मेरी बाईं ओर अशोक मिश्रा जी मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। अभिषेक जी, चूंकि इंडस्ट्रीज और ये तमाम चीजें जो हैं उसको आप लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं, मैं शुरुआत यहीं से करना चाह रहा हूँ। एक जो पृष्ठभूमि कही जा रही थी कि आंदोलन था और आंदोलन में मांग ना मानने, सुनवाई ना होने से एक हिंसा भड़की, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका एक पहलू और सामने आ रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड को पहले बताइएगा कि ये क्या चीजें हैं, क्या है जो फैक्ट है और क्या है जो उस फैक्ट के ऊपर जोड़ दिया गया या क्या उस चीज को भड़काने की कोशिश की गई। देखिए, आपको पहले ये समझना होगा कि नोएडा, मैं अभी कुछ दिनों से नोएडा में ही था और वहाँ की पूरी औद्योगिक गतिविधियों को मैं देख भी रहा था और काफ़ी करीब से समझा, देखा। औद्योगिक राजधानी का जो तमगा कानपुर के पास था, अब वो धीरे धीरे नोएडा में शिफ्ट होता दिख रहा है। पहली चीज़ है, जो आंदोलन, जो श्रमिक आंदोलन कानपुर में हुए और जिन आंदोलनों के कारण जो है कानपुर का ये हाल हुआ, उसमें बहुत बड़ा योगदान उन श्रमिक आंदोलनों का भी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो तमाम मिलें बंद हो गई हैं और जो तमाम वहाँ से बड़े जो इंडस्ट्रीज थी जो वहाँ से गईं, जो वहाँ से शिफ्ट हुई, उसमें श्रमिक आंदोलन का भी एक बड़ा रोल था। अब वही शिफ्ट होकर के जैसे जैसे बड़े जो हैं लोग, बड़े जो निवेश थे कानपुर से हट करके नोएडा की तरफ गए, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी एक बड़ा गैप हो गया। एक गैप है, एक तबका वहाँ पर है रईसों का, उद्योगपतियों का, और दूसरा है लेबर का। इन 2 की संख्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। वही चीज़ है जो सेम कानपुर में था, वही नज़ारा, वही हाल इस समय नोएडा का है। अच्छी बात है, एक जहाँ भी होती है ग्रोथ वहाँ पर इस तरह की चीज़ें, तस्वीर आती ही आती है। अब लेकिन जहाँ पर श्रमिक असंतोष की बात हम कर रहे हैं, न्यूनतम दरों को लेकर के अगर हम बात करें, जैसा मैंने बात की वहाँ पर, ये कोई कल का अचानक से फूटा हुआ कुछ नहीं है। ये पिछले कई महीने से, क्या पिछले 2-3 साल से चल रहा था। जब से मैं बात करूं कि निवेश को लेकर के बड़ी कंपनियां, बड़े इन्वेस्टर्स जैसे जैसे वहाँ पर आए, डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ने के साथ साथ वहाँ के लोकल लोगों के लिए, क्योंकि लोकल लोगों में भी वहाँ पे एक तबका वो है जो कम पढ़ा लिखा है, जिसको हम कह सकते हैं, जिनको अकुशल, अनस्किल्ड, जिनको जो है, हाँ, जो लेबर थे, जिनको काम करना था, एक वो था और दूसरे थे स्किल्ड। तो स्किल्ड में नोएडा और पूरे एनसीआर में बाहर के युवाओं की संख्या ज़्यादा है। जो पढ़े लिखे, जिसको हम वाइट कॉलर जॉब कहते हैं, वो बाहर के लोग ज़्यादा हैं। और वहीं पर हम अगर बात करें ब्लू कॉलर जॉब्स की, तो उसमें जो है लोकल जो है उनका युवाओं की संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ पर बात आ जाती है प्राइस, उसकी, आपके श्रम की बात आ जाती है, वेतन की बात आती है, मानदेय की बात आती है। तो एक तरफ जो ये गैप लगातार बढ़ रहा था
कि पढ़े लिखों का तो पैकेज लाखों में है, लेकिन दूसरी तरफ जो अनस्किल्ड या जो सेमी स्किल्ड वहाँ का जो लोकल यूथ था, उसकी सैलरी की ग्रोथ उस अनुपात में नहीं थी जिस अनुपात में दूसरे जो हैं सेक्टर्स में करनी चाहिए या होनी चाहिए। ये असंतोष धीरे धीरे पनप रहा था जो कल हमारे सामने आया है। मैं इसके बाद एक दो चीज़ों पर और सवाल लेना चाहता हूँ, लेकिन अशोक जी, कल आपने एक न्यूज़ बताई थी, खुद प्रदेश के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वो बैठकर स्थिति को मॉनिटर कर रहे थे। एक सवाल जो विपक्ष भी पूछता है या एक स्वाभाविक रूप से आता है वो ये कि इतनी बड़ी परिस्थिति हुई, हमने देखा कि इतनी मास गैदरिंग या इतनी हिंसा जिसमें कहा जा रहा है कि औरों का भी हाथ था। पहले तो फाइंडिंग्स क्या क्या प्राइमरी तौर पर निकल कर आई है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, फिर मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पर आऊँ। देखिए उत्कर्ष जी, जो नोएडा में हुआ वो हम उसको अप्रत्याशित तो नहीं बोल सकते। उसको देखने से भाई जैसे कल सुबह एकदम से लोगों का हुजूम जो है सड़कों पे निकल आया, 50-60 हज़ार मजदूर जो है सड़क पे आ गए, तो ये किसी एक यूनिट से उपजा हुआ असंतोष कहना गलत होगा। इसका मतलब है कि ये पहले से पूरा प्लान था। हाँ, ये ज़रूर मान सकते हैं कि लोकल एलआईयू को या वहाँ के पुलिस अधिकारियों को इसकी भनक नहीं लग पाई। ये वहाँ पे एक बड़ी चूक उन लोगों से हुई है। दूसरी बात वहाँ पर ये है कि ये कोई वहाँ नोएडा में कोई नई बात नहीं है। ये 7-8 साल पहले भी वहाँ पे ऐसे ही बहुत तगड़ा बवाल हुआ था और कई वहाँ पे गाड़ियाँ फूँक दी गई थी, 1-2 फैक्ट्रियों को आग लगा दी गई थी, मुझे याद है अच्छे से। और तभी सरकार को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी उस चीज़ को लेकर के। फिर इन मीन टाइम ये सब चीज़ें जो है छोटी-छोटी यूनिटों में होती रहती हैं, लेकिन उसको प्रशासन तक वो बात पहुँचती है या नहीं पहुँचती है, मैनेजमेंट लेवल पे ही उसको निपटा दिया जाता है या उनका संतोष को दबा दिया जाता है। अब लेकिन ये जो कल हुआ ये मतलब अचानक इस तरह से हुआ, ये वास्तव में चिंता की बात है। और चूँकि नोएडा बिजनेस हब है, यूपी का शो विंडो है, वहाँ पर इस तरह की घटना होना सरकार के लिए थोड़ा दिक्कत भरा है। क्या फाइंडिंग्स हैं जो अब तक निकल कर आई हैं, अगर प्रशासन की ओर से देखी जाए, पुलिस की ओर से देखी जाए, और किन किन एंगलों पर अब आगे, क्योंकि इस मामले को आपराधिक दृष्टि से देखा जा रहा है, तो जांच शब्द में ज़रूर प्रयोग करना चाहूँगा कि किन किन एंगल से जांच हो रही है और क्या प्राइमरी फाइंडिंग है। देखिए, अब तक वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग जो है अरेस्ट हो चुके हैं, 7 एफआईआर अब तक पुलिस ने की हैं। और ये भी सामने आया है कि कुछ एक्स हैंडल से, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म से लोगों को भड़काया गया और कुछ टूल किट का भी इसमें इस्तेमाल हुआ। जैसे कल सुबह जब कुछ जगहों पे हिंसा हुई तो इस तरह की खबरें प्रचारित की जाने लगी कि इतने लोग मार दिए गए पुलिस की गोली से, इतने तो बिल्कुल फेक खबरें थी वो। और पुलिस ने तत्काल उनका खंडन भी किया। इस मामले में मैं मतलब डीजी ऑफिस की सराहना करूँगा कि उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और पूरा यहाँ से मॉनिटर करने लगे। हाँ, कुछ अधिकारियों को पुलिस के भी जो है वहाँ भेजा जाना चाहिए था, वहाँ पे थोड़ी कमी दिखी। जैसे हमने तराई इलाकों में देखा था कि जब वहाँ हिंसा हुई थी तो लखनऊ से भी सीनियर ऑफिसर्स फिर भेजे गए थे। हाँ, उनके जाने का असर पड़ता है उनके और जैसे जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा में अच्छा काम कर चुके हैं, जिनकी वहाँ पे अच्छी गुडविल है, उनको भेजना चाहिए था। मैं अब प्रशासनिक स्तर पर जैसे हमने बात की, लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पर, अभिषेक जी एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, आप जैसे कह रहे हैं, लेकिन एक फाइंडिंग जो आ रही है और थोड़ा सा आप बताइएगा, बात सिर्फ ये नहीं है कि नोएडा में ब्लू कॉलर वर्सेस वाइट कॉलर। नोएडा से 2 घंटे की दूरी पर अगर आप बसों से जाएं तो लोग गुड़गांव पहुंच जाते हैं डीएनडी के जरिए। हरियाणा में न्यूनतम वेतन वर्सेस यूपी में न्यूनतम वेतन को लेकर एक असंतोष की बात आ रही थी और कई साल पहले जिसका अशोक जी ने जिक्र किया, मुझे मानेसर का प्लांट याद आता है जहां पर इस तरीके की हिंसा हुई थी और उसके बाद हरियाणा ने अपने न्यूनतम वेतन पर काफ़ी काम किया था। तो ये भी तो एक जो कई मजदूर बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम लंबे समय से जब अहिंसक आंदोलन कर रहे थे तो किसी ने सुनवाई इस बात की नहीं की थी। क्या ये गैप्स हैं जिस ओर देखा जाना चाहिए? कमेटी बनी है, आप थोड़ा उस बारे में बताइए कि जो श्रमिकों से बात करेगी, लेकिन गैप कहाँ कहाँ है? और उस एनसीआर रीजन में, क्योंकि एनसीआर शब्द का आपने प्रयोग किया कि जैसे ही राज्य दूसरा होता है तो उतने ही उसी तरीके के काम के वेतन अलग हो जाते हैं, काम करने की सुविधाएं अलग हो जाती हैं, और वो उत्तर प्रदेश में शायद कुछ अलग हैं। देखिए, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं कुछ हद तक कि दोनों में फ़र्क है सैलरीज में, लेकिन देखिए दोनों में फ़र्क भी है तो दोनों के खर्चों में भी फ़र्क है। अगर आप उस तरफ जाते हैं जो गुड़गांव से, अगर आप नोएडा की तुलना करते हैं तो करीबन 10 से 15% का कम खर्च है यहाँ पे। मैं आपको ये मिनिमम मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। दूसरा, कनेक्टिविटी के लिहाज से, रहने के लिहाज से, और अभी आपने हाल में देखा होगा जब मानसून के दौरान गुड़गांव का जो हाल हुआ है,
कई बड़ी कंपनियों ने अपने एक्सटेंशन ऑफिसेज नोएडा में शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो वहाँ के स्थिति और यहाँ की स्थिति में थोड़ा सा फर्क है इसमें। दूसरी चीज़ ये है, जो सैलरी की बात करें, सरकार ने भी इसमें, कल मैं कहना चाहूँगा कि तुरंत जैसे ही ये हुआ है, सब कुछ जो है बवाल हुआ है, तो सरकार ने इसकी संवेदनशीलता को समझा है और तभी देखिए तत्काल अपने टॉप ऑफिसर्स को जो देखते हैं एक कमेटी बना के केवल यहीं पे नहीं रखा, उन्हें तुरंत भेज दिया वहीं पर। पूरी टीम वहां पे गई, जिसमें कि अपने आईडीसी दीपक कुमार जी भी हैं, सेक्रेटरी प्रमुख सचिव लेबर षणमुगा सुंदरम जी भी हैं। ये दो लीड कर रहे थे। इसके अलावा जो भी हैं अपने वहाँ पर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वहाँ पे जीडा के सीईओ बैठे हुए हैं, आर.के. सिंह साहब हैं, यहाँ पे विजय किरण जी हैं। तो पूरी टीम जो है इसमें लग करके सारे काम छोड़ करके उनको निर्देश दिया गया कि पहले श्रमिक असंतोष को रोको, क्योंकि इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। क्योंकि नोएडा, इसमें कोई शक नहीं आज की डेट में यूपी का ही नहीं, नॉर्थ, पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक औद्योगिक केंद्र बन चुका है। और ये जेवर एयरपोर्ट के बाद अगले 5 सालों में वहाँ की तस्वीर बिल्कुल एक डिफरेंट होगी। और केवल नोएडा ही नहीं, कम से कम 200 किलोमीटर का जो पूरा क्षेत्रफल है, जो पूरा आसपास का एरिया है, वो उस एयरपोर्ट्स की वजह से वहाँ के दिन और किस्मत बदलने वाली है हर लिहाज से। तो इसको देखते हुए सरकार ने कहा कि अगर ये श्रमिक असंतोष अगर और फैला, इसको रोका नहीं गया या शांत नहीं किया गया, केवल रोकना ही नहीं है मकसद, होगी रात सॉल्यूशन भी आया। इसका सॉल्यूशन देखिए ना, लगातार दोपहर में टीम पहुंची, बैठक हुई, लगातार 3 से 4 राउंड की हुई हैं बैठकें, जिसमें कि 3 जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उद्यमियों को रिप्रेजेंट करते हैं वो थे, 5 श्रमिक संगठन थे, इसके अलावा हमारे जो है सरकार के प्रतिनिधि थे। इन सबके साथ बैठ के कई राउंड की हुई बैठक, हालांकि शुरुआती राउंड उतने सफल नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे जो है वो चीज़ें कहीं ना कहीं पहुंची, किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंची, और देर रात श्रमिकों की दरें जो है बढ़ाने की हुई घोषणा। लेकिन हमें दूसरी तरफ ये भी होगा देखना, अगर हम गौर करें इस पूरे प्लानिंग में, तो सरकार ने या सरकार के जो वहाँ पे नुमाइंदे गए हुए हैं, हमारे अफसर गए हुए हैं, ये बात उन्होंने श्रमिकों को भी समझाई है कि जो इस समय जियो पॉलिटिक्स का समय चल रहा है, पूरी जो है दुनिया में अशांति का दौर है, इंडस्ट्रीज खतरे में है, उसको देखते हुए ये बात श्रमिकों से भी कही गई है कि थोड़ा सा धैर्य आप भी जो है रखें, और जो है भविष्य में हम जो है और बेहतर जो है श्रमिक दरें बढ़ाएंगे। यही कारण है कि जो रात में करीबन 2800 रुपए तक जो श्रमिक दरें बढ़ाई गई हैं, उसको अंतरिम वृद्धि कहा गया है। अंतिम नहीं, हाँ, अंतिम नहीं है, क्योंकि अंतिम के लिए उनका कहना है कि इसमें हम और बेहतर आपको देंगे। और इंडस्ट्रीज ने भी आश्वासन दिया है कि इस कठिन समय में आप हमको साथ दीजिए, और जैसे ही हालात समान होंगे तो हम जो है बैठ करके कोई अच्छा सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं अब आप दोनों से एक अंतिम सवाल जो लेना चाहता हूँ वो ये कि अभिषेक जी, थोड़ा सा एक पत्रकार के तौर पर ये भी बताइए, अपने लंबे सत्र के किन से कौन एरियाज हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है, जहाँ कमी है। जैसे एक कंपैरिजन रिपोर्ट्स आज कई जगहों पर आई है, जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन फिर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अगर बसों में लोग जाएंगे रहे वहीं उन्हीं गाँव से 2 घंटे में गुड़गांव पहुँच जाते हैं, और 7,000 रुपये का महीने का अंतर भी आ रहा है। कई जॉब्स ऐसी भी हैं, तो वो अंतर फिर कई बार उस 10% की महंगाई की तुलना में कई प्रतिशत ज़्यादा भी है, 9 और 11 हज़ार की तुलना में 17 और 19 हज़ार का। तो कौन से ऐसे एरिया हैं, जैसे आपने कहा कि वो भी एंट्री में अंतिम होना बाकी है, कौन से एरिया हैं जिसमें काम होना बाकी है? और दूसरा, सरकार की ओर से राजनीतिक तौर पर भी आरोप लगे हैं, वो फाइंडिंग क्या है? सरकार इस पूरे आंदोलन को आंदोलन से ज़्यादा कई बार इसको मैन मेड आंदोलन के तौर पर देख रही है। इस जो है, जो आपने बताया, इस जो है बिंदुओं पर भी लगातार काम हो रहा है, और सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री, अपने श्रम मंत्री हैं, राजभर जी हैं, हाँ, और दूसरा अपने नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं, औद्योगिक विकास मंत्री हैं। तो जो है नंदी जी ने तो कल साफ तौर पे कहा है कि इस तरह का जो उन्होंने कहा है कि एक सुनियोजित साजिश लग रही है, और जो भी उसमें तत्व शामिल हैं तोड़फोड़ में और इस जो है पूरे बवाल में, उनके संबंध कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस से
जुड़े रहे हैं और इस पर भी जांच की जा रही है कि ये कहीं जो है राजनीतिक दलों की तो साजिश नहीं है सरकार की छवि खराब करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से नोएडा एक ग्रोथ सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है तो नोएडा की छवि पे, साख पे बट्टा लगाने की भी तो ये साजिश हो सकती है। दूसरी तरफ राजभर जी ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि इसके पीछे पाकिस्तानी तत्वों का भी हाथ हो सकता है और इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो है आप कल सीएम वहां पे थे आपका मुजफ्फरनगर में थे, तो उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि उनकी रैली, उनकी सभा, उनके कार्यक्रम को जो है डिस्टर्ब करने के लिए नोएडा में इस तरह की साजिश की गई है और इसमें पाकिस्तान के छुपे हुए या जो यहाँ पे जो स्लीपिंग सेल्स हैं उनका कहीं ना कहीं रोल इस पूरे कांड में या इस पूरी घटना में है और इस दृष्टि से भी जांच की जा रही है। और ये जो गेंद है इसके बाद आप ही के पाले में अशोक जी अपने आप आ जाती है कि जब सरकार इस तरीके की बात कह रही है, प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, पुलिस की दृष्टि से, क्या इन एंगल पर जांच हो रही है और क्या इन एंगल पर फाइंडिंग निकल कर आ रही है? लेकिन इसके साथ फिर एक सप्लीमेंट्री सवाल ये जुड़ता है कि अगर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो क्या वो फेलियर ऑफ इनपुट नहीं है? जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये फेलियर ऑफ इनपुट तो है, और जिस हिसाब से वहाँ पे अचानक हिंसा भड़की और लोग एकदम से बाहर आए, तो वो बिना प्लानिंग के संभव नहीं था। आपसे मैंने एक दो बार उत्तर प्रदेश की और घटनाओं पर बात की, आपने कहा कभी भी जब मास गैदरिंग होती है और वो इनपुट ना मिल जाए तो ये प्राइमरी तौर पर फेलियर है। ये फेलियर तो है जी। इसको तो मैं बिल्कुल भी, इसमें तो मैं 0 ही नंबर दूंगा वहाँ के LIU को। और दूसरी बात, जैसे अभिषेक जी ने कहा कि आतंकी संगठनों को लेकर के ये वो, तो उसको भी मैं बहुत ज़्यादा मैं उसको वेटेज नहीं देता हूँ, क्योंकि श्रमिकों का असंतोष मैंने बताया कि पहले से वहाँ चल रहा है। क्या राजनीतिक दलों वाला एंगल वैलिड लगता है? आतंकी संगठनों को आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसे समय पर जा रहे हैं जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा है। देखिए, राजनीतिक दलों का तो काम ही है सरकार की पॉलिसीज़ का जो है विरोध करना, या कोई इस तरह कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो राजनीतिक दल तो उनके साथ खड़ेंगे होंगे। जो विपक्षी दल है वो तो खड़ा होगा जा करके ना, वो तो उनका यही काम ही है, और सरकार उनको क्रिटिसाइज़ करेगी, सरकार का ये काम है। और लेकिन इस मामले में जो मुझे लगता है कि सरकार को खुद आगे बढ़ कर के जो है वहाँ के जो उद्योग हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, मज़दूरों को करना चाहिए, क्योंकि आप सरकार जो है बिजनेस मॉडल नहीं तय कर सकती है। अब हो सकता है कोई बिजनेसमैन वहाँ पे उसने यूनिट डाली हो, वो नुकसान पे चला रहा हो, ठीक है, लेकिन अब आप सोचिए कि आप उससे कहिए, अच्छा मजदूरों को भी समझना चाहिए कि एकदम से उनकी डबल सैलरी नहीं हो सकती। जैसे आज मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो घरों में काम करने वाली मेड हैं वो भी आंदोलन में शामिल हो गई हैं, वो भी कह रही हैं। तो ठीक है, अभी दुनिया भर में जिस तरह का दौर चल रहा है और रिसेशन आने की बहुत संभावना जताई जा रही है, अगर हम अपनी इकनॉमी को बचा के रख रहे हैं और रोजी रोटी बची हुई है, तो यही आज की डेट में बड़ी बात है। हाँ, लेकिन सरकार को भी थोड़ा फैसिलिटेट करना पड़ेगा अपने लेवल से मज़दूरों को, और उनको कुछ सुविधाएं देनी पड़ेंगी अलग से। तनख्वाह तो अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा, क्योंकि नोएडा से शहरों में आप जब देखेंगे तो आपको एक बड़ा गैप देखने को मिलता है। एक तरफ गरीब आदमी है, एक तरफ बहुत अमीर आदमी है जी, तो उसमें कहीं ना कहीं वो उस दूरी को भी असंतोष का कारण वो बनता है। जैसे हम लोग लगातार देखते हैं कि वहाँ पे रेजिडेंशियल जगहों पे गार्ड से ही लड़ाई हो जाती है, अक्सर तमाम इस तरह घटनाएं रोज ही देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा कि जो वहाँ गरीब आदमी है उसको कैसे फैसिलिटेट करें हम। सोशल सिक्योरिटी एक बड़ा पॉइंट है। सोशल सिक्योरिटी एक जो है सबसे बड़ा पॉइंट है। और आप अगर देखेंगे, जब एक नोएडा जैसा महंगा शहर है जहाँ पर 11,000-12,000 रुपीज़ पर मंथ में अगर कोई व्यक्ति अपना परिवार पाल रहा है तो निश्चित रूप से वो परेशान है और तमाम चुनौतियों का वो सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार केवल ये अगर करे, उसको सोशल सिक्योरिटी दे। सबसे बड़ी चीज़ है सेहत के लिए, सबसे बड़ी चीज़ है सेहत के लिए, ये हेल्थ को लेकर के उनके फ्यूचर, हाँ उनकी हेल्थ को, उनके बच्चों की शिक्षा को और उनका थोड़ा सा फ्यूचर जो है कर रही है उसमें लगातार कर रही है। लेकिन उसमें हमें लगता है कि थोड़ा सा जो है जो वहाँ के जो बड़े निवेशक हैं वो कोई पूल बना लें या कोई सरकार के साथ मिल करके कोई एक ऐसे फंड तैयार करें जो केवल वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की के सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए उस फंड का इस्तेमाल किया जाए। तो हमें लगता है कि काफ़ी हद तक ये जो नाराज़गी है ये दूर होगी। ठीक,
आप दोनों की बात से एक चीज़ समझ आ गई, जहाँ से आपने बात शुरू की थी अशोक जी ने वही बात खत्म की। आपने शुरू किया था कि एक गैप है और वो गैप आइडेंटिफिकेशन में बात खत्म कर रहे हैं। समस्या कोई भी हो, बातचीत से ही उसका समाधान निकले, ये अमूमन होता भी है और ये प्रयास होना भी चाहिए। कई सारे ऐसे बिंदु हैं जहां पर श्रमिकों की ओर से कही जा रही बातें सही भी हैं, सरकार समझ भी रही है और कई सारे बिंदुओं पर एक्शन प्लान दिख भी रहा है। लेकिन जिस रूप में हिंसक आंदोलन दिखाई दिया और आंदोलन एकदम से हिंसक हुआ है, उससे कई सारी चिंताएं, कई सारे प्रश्न भी खड़े होते हैं। नोएडा से जुड़े मामलों पर जो प्रशासनिक स्तर पर राजधानी लखनऊ से जो फैसले होंगे, उन अपडेट से लेकर जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, हम अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर आपको सबसे पहले बताएंगे। अभिषेक जी और अशोक जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, और हमारे तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया इस पूरी चर्चा को देखने के लिए। इस पूरे प्रकरण से जुड़े आपके मन में कोई भी सवाल हो या आपकी कोई राय हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके सवालों पर हम अपने दोनों सीनियर साथियों के साथ और कोशिश करेंगे कि उन वीडियोस को लेकर जो सवाल आपके मन में, उनमें क्लियरिटी को लेकर, पॉलिसी से लेकर तमाम बातों पर और वीडियोस लेकर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।